बंधुओं नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन का आनंद उठा रहे होंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एस अरविंद पांडे आज अपने यूट्यूब चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और आज मैं इस पॉडकास्ट में जिस विषय पर चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ वो एक ऐसा विषय है जो कि चिकित्सा जगत से भी संबंध रखता है और चिकित्सा जगत का विषय होने के साथ साथ उससे संबंधित जो कानून विद्यमान है उस पर भी मैं आज कुछ प्रकाश डालूँगा। क्योंकि भारतवर्ष में कोई भी गतिविधि, चाहे वह चिकित्सा से संबंधित हो अथवा सार्वजनिक जीवन से संबंधित हो, उसके संबंध में कोई न कोई विधि कानून वह विधायिका द्वारा यानी कि संसद द्वारा या राज्य विधायिका द्वारा अवश्य बनाया गया होता है। क्योंकि भारतवर्ष संविधान के प्रावधानों से चलता है, यहाँ कानून का राज्य है और कानून की निगाह में सभी एक समान है। तो जिस विषय के बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ वह जनसामान्य के बोध में, जनसामान्य की जानकारी में तो आए दिन आता रहता है और इससे इस शब्दावली से तो सभी कमोबेश अवगत हैं, और जिसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF तकनीक के माध्यम से गर्भ धारण करना। तो टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF तकनीक के द्वारा गर्भ धारण करना जो एक प्रक्रिया है, यह बांझपन से निदान प्रदान करने हेतु एक कृत्रिम प्रजनन तकनीक है जो कि चिकित्सकों द्वारा पंजीकृत चिकित्सालयों में सुविधा के रूप में प्रदान की जाती है। और इस गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए जो कि है वह रेगुलेशन ऑफ IVF टेक्निक एक्ट जो है ये 2021 में पारित किया गया। तो रेगुलेशन ऑफ IVF टेक्निक एक्ट 2021 के प्रावधानों के आलोक में ही मैं इस टेस्ट ट्यूब बेबी की जो प्रक्रिया है वह जैसे अपनाई जाती है और उसमें किन किन कानूनी मानदंडों का पालन करना होता है उनके बारे में मैं आपको आज सूचना देना चाहता हूँ। तो इसका एक पक्ष तो चिकित्सकीय है, तो चिकित्सकीय पक्ष की भी मैं चर्चा करूँगा और उस चिकित्सकीय पक्ष के साथ साथ कानूनी पहलू उसका क्या है, किस प्रकार से कानून उसे नियंत्रित करता है, इसकी भी मैं चर्चा करूँगा। तो सर्वप्रथम यह हमको समझ लेना चाहिए कि जो ये बांझपन है या टेस्ट ट्यूब बेबी है या IVF टेक्निक है, ये क्यों उपयोग में लाई जाती है। तो इसको उपयोग में लाने के लिए जो मुख्य परिस्थितियां हैं उसमें क्या होता है कि जो महिला होती है उसकी जो फैलोपियन ट्यूब है, यानी गर्भानालिका है, वह कभी कभी बंद हो जाती है और उससे उसके जो अंडे हैं ओवम जिसको कहते हैं, वो रिलीज़ नहीं होते और रिलीज़ नहीं होते हैं तो वह निकलते नहीं हैं, तो वह निषेचन के लिए वह उपलब्ध समय पर नहीं हो पाते। नंबर 2 जो स्थिति होती है कि जो फैलोपियन ट्यूब है, गर्भाशय की नलिका, यह स्वयं संक्रमित होती है या उसमें कुछ बीमारी होती है। तीसरी यह भी एक स्थिति हो सकती है जो पुरुष से संबंधित है कि पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या उतनी अधिक नहीं होती जितनी कि वांछित है, और यदि शुक्राणु होते भी हैं तो उनकी जो जीवन काल है वो अत्यंत सूक्ष्म होता है और उनकी मोटेलिटी यानी कि उनकी जो चलने की क्षमता है, जो तीव्रता से उन्हें अंडे तक पहुंचना चाहिए, वहां तक पहुंचने से पहले ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती। ये भी कभी कभी देखा गया, जैसा मैंने कहा, कि शुक्राणु तो होते हैं लेकिन शुक्राणुओं की संख्या उतनी नहीं होती जितना कि निषेचन के लिए, अंडे को निषेचित किए जाने के लिए आवश्यक होती है। ऐसी स्थिति में
एक स्त्री की ओर से भी कमी देखने को मिलती है कि जब डिंब नाल से डिंब निकल कर, यानी अंडा निकल कर के निषेचन के लिए बाहर आना चाहिए, तो वह समय से नहीं निकल पाता, या निकलता है तो वो क्षतिग्रस्त रहता है, जिसके कारण उसका निषेचन संभव नहीं होता। महिला को कभी कभी मासिक धर्म संबंधी भी समस्या होती है, जिसके कारण उसका शरीर गर्भाशय और गर्भनाल के माध्यम से इस प्रकार से तैयार नहीं रहता कि उसके डिंब का निषेचन हो सके। इसी प्रकार से कभी कभी महिला और पुरुष दोनों ही किसी जेनेटिक रोग से ग्रस्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उन दोनों को गर्भाशय के अंतर्गत निषेचन कराने से या निषेचन करने में परेशानी होती है, और उससे मुक्ति दिलाने के लिए ये टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ की टेक्निक अपनाई जाती है। कभी कभी एक ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जबकि बहुत ही उपचार के उपरांत भी अंडे में निषेचन नहीं हो पाता, परंतु दंपत्ति बच्चे की चाह रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी इन विसंगतियों के साथ रहते हुए भी चिकित्सकीय उपचार के माध्यम से, जिसको हम लोग आईवीएफ टेक्निक कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, उसके माध्यम से संतान का सुख प्रदान करने की व्यवस्था के बारे में सोचा गया, और आईवीएफ टेक्निक एक्ट कहते हैं। इसको हम लोगों ने 2021 में एक्ट के माध्यम से बनाया, और उसमें प्रावधान किए कि किस प्रकार से वह महिला या वह पुरुष जो संतानोत्पत्ति में सामान्य रूप से अक्षम हैं, उनको संतान का सुख प्रदान किया जा सके। तो वह ऐसी स्थिति में मैं यहाँ पर पुनः वापस उसी पॉइंट पर आता हूँ कि जब हम ये पाते हैं कि महिला या पुरुष अपनी अक्षमता के कारण निषेचन हो जाने के उपरांत गर्भ धारण करने में महिला अक्षम होती है, तो ऐसी स्थिति में यह अधिनियम जो रेगुलेशन ऑफ आईवीएफ टेक्निक एक्ट जो है 2021 का, वह क्या क्या प्रावधान करता है, और जिसके अंतर्गत हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टि से बता देता हूँ कि ऐसी स्थिति में दो परिस्थितियाँ मुख्यतः होती हैं। इसमें क्या करते हैं, महिला जो इंटेंडिंग मदर है, यानी कि जो प्रत्याशित माँ है, उसके गर्भ से या उसके ओवम से, अंडकोश से अंडा निकाल लिया जाता है, और पिता जो संभावित पिता है उसके वीर्य से ले लिए जाते हैं, वहाँ से वीर्य में से स्पर्म शुक्राणु और माँ में से अंडे को निकाल करके प्रयोगशाला में दोनों का निषेचन कराया जाता है, और फर्टिलाइजेशन कराने के बाद, निषेचन कराने के पश्चात 2 से 3 दिन या 5 से 7 दिन तक उन्हें प्रयोगशाला में ही नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है, और उसके पश्चात जब वह निषेचन सफल होने के उपरांत जो एक कोशिका होती है वह बढ़ना शुरू करती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और इसी प्रकार। तो जब यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो फिर उसको हम उठा करके माँ के गर्भ में पुनर्स्थापित कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी शरीर से बाहर प्रयोगशाला में निषेचन कराना, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसके लिए हम लोगों ने 2021 में लोकसभा के माध्यम से यह पाया कि एक नियम बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं कि सहायता प्रजनन तकनीक नियंत्रण अधिनियम 2021। और इसके अंतर्गत जो उद्देश्य था वो ये था कि महिलाओं को बांझपन से मुक्ति दिलाना और पुरुष और स्त्री दोनों मातृ सुख से पितृ सुख से वंचित न रह जाएं, इसलिए चिकित्सकीय सहायता, चिकित्सकीय तकनीक का सहारा लेते हुए और नियत कानूनों और दिशा निर्देशों के अंतर्गत इसका जो है उपचार उपलब्ध कराया जा सके। अब मैं आता हूँ अधिनियम में जो प्रावधान बताए गए हैं, जिस हिसाब से हमको आईवीएफ टेक्निक का उपयोग करना है और टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले
उम्र के बारे में कहा गया है कि वुमन मस्ट बी बिटवीन 21 एंड 50 ईयर्स। जो महिला है, जो माने आशयित माँ है, उसकी आयु 21 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। एंड ए मैन मस्ट बी बिटवीन 21 एंड 55 ईयर्स। और आदमी जो संभावित पिता है, उसकी उम्र 21 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब इसके अतिरिक्त एक प्रायिक शर्त है, मैंडेटरी कंडीशन है, दैट इज़ प्री ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग इंक्लूडिंग टेस्ट फॉर HIV, हेपेटाइटिस B, C एंड VDRL। जब इस प्रकार की कोई चिकित्सकीय प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी तो इससे पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या वह दोनों व्यक्ति कहीं HIV संक्रमित तो नहीं है, उनमें हेपेटाइटिस B और C का संक्रमण तो नहीं है, या उनमें रक्तजन्य कोई संक्रमणीय रोग तो नहीं है। जब इन सब संभावनाओं को निर्मूल कर दिया जाता है चिकित्सकीय परीक्षणों के उपरांत, तब फिर आगे IVF टेक्निक के लिए आगे बढ़ा जाता है। फिर इसके बाद ये भी कहा गया है कि जो चिकित्सकीय केंद्र IVF टेक्निक के अंतर्गत ट्रीटमेंट देते हैं, चिकित्सा प्रदान करते हैं, उनको जो नियत संस्था है उसके साथ पंजीकृत किया होना आवश्यक है। गैर पंजीकृत संस्थाएं या चिकित्सालय IVF तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर यदि कोई व्यक्ति जो कि डोनर के रूप से, माने दाता किसका, शुक्राणु का दाता या अंडे का दाता, इन दोनों के रूप में अपना अंडा महिला, शुक्राणु पुरुष देना चाहता है, तो ये स्पर्म बैंक या ओवम बैंक में दे सकते हैं। और इसके लिए नेशनल ART एंड सरोगेसी रजिस्ट्री जो है उसके अंतर्गत इसका दान किया जाता है। यानी कि नेशनल ART एंड सरोगेसी रजिस्ट्री के अंतर्गत IVF क्लिनिक्स और स्पर्म एंड ओवम बैंक मस्ट गेट रजिस्टर्ड विद द नेशनल रजिस्ट्री। जैसा मैंने पहले कहा, तो ये एक नियत संस्था है राष्ट्रीय स्तर पर जिसके साथ इनका पंजीकरण होना आवश्यक है। जो संस्थाएं, चिकित्सालय इस प्रकार की IVF तकनीक का लाभ दे रही हैं। फिर यह कहा गया कि किसी भी प्रकार से कमर्शियल ट्रेडिंग ऑफ गैमेट्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने शुक्राणु या अपने अंडाणु को दिए जाने के लिए वित्त पोषण नहीं प्राप्त कर सकता, माने पैसा नहीं कमा सकता अपने अंडाणु और शुक्राणु को दे करके। और यह मात्र परोपकारी रीत से किया जाना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी ऑन कमर्शियल बेसिस, इट मस्ट बी ऑन एल्ट्रुइस्टिक बेसिक्स, माने विदाउट हैविंग एनी मनी फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ द पीपल हु आर नॉट इन अ पोजिशन टू बीगेट अ चाइल्ड। अब इसके बाद क्या है कि जो महिला अपने अंडाणु दे रही है वह कितनी उम्र तक दे सकती है और कितनी बार दे सकती है, इसमें भी इस अधिनियम में 2021 के अधिनियम में शर्तें बताई गई हैं। यह कहा गया है कि जो महिला अपना अंडाणु प्रदान कर रही है वह जीवन में केवल एक बार ही अपने अंडाणु प्रदान कर सकती है और उस अंडाणु प्रदाता की उम्र 23 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके मन में विचार आएगा कि यदि कोई व्यक्ति इन नियत शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो उसके लिए अधिनियम में किन दंडों का प्रावधान किया गया है। तो इस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कमर्शियल ट्रेडिंग करेगा इसकी ह्यूमन एम्ब्रियो की, माने एग की, और किसी भी ऐसे बच्चों को जिसका कि जन्म IVF तकनीक के द्वारा हुआ है उससे उसका परित्याग करेगा, या कोई भी व्यक्ति IVF टेक्निक के माध्यम से लिंग परीक्षण कराएगा, लिंग भ्रूण परीक्षण जिसको हम लोग कहते हैं, तो वे और इस प्रकार के जो तीनों ऊपर वाले कार्य हैं इनको अपराध घोषित किया गया है और इनके लिए जो दंड प्रदान किया गया है वो है 5 से 10 लाख रुपए तक का अर्थदंड। इसके पश्चात यदि कोई क्लिनिक जो इन 3 अपराधों में से कोई एक या तीनों में से कोई एक से अधिक दोबारा करता है तो पहले ऑफेंस के लिए तो उनको 8 से
12 साल का कारावास और जो मैंने आपको अर्थदंड बताया 5 से 10 लाख रुपया वो लगेगा। परंतु दूसरी बार यदि वो पुनरावृत्ति करते हैं तो फाइन उनका 10 से 20 लाख हो जाएगा और उसके पश्चात वह एक लंबे कारावास से भी दंडित किए जाएंगे। इस प्रकार के क्लिनिक जो आईवीएफ की सुविधा प्रदान कर रहे हैं उन्हें भ्रामक विज्ञापन देने का निषेध किया गया है। वो ये नहीं कह सकते कि गारंटी के तौर से हम गर्भधारण कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। झूठे वादे और सफलतापूर्वक गर्भधारण कराने के वादे नहीं किए जा सकते। वह अपने बारे में विज्ञापन भी नहीं कर सकते और यह भी नहीं कर सकते कि हम लिंग भ्रूण परीक्षण जो जन्म से पूर्व किए जाते हैं वह करते हैं, क्योंकि ऐसा किए जाना विधि के अंतर्गत प्रतिबंधित है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आईवीएफ तकनीक का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो यह सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि आईवीएफ तकनीक का प्रयोग इन्हीं आपातग्रस्त परिस्थितियों में किया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया है। अब जब आईवीएफ टेक्निक यूज की जाती है तो सामान्यतः जो इच्छुक माँ बाप होते हैं उन्हीं के अंडाणु और उन्हीं के शुक्राणु लिए जाते हैं और उनको उनके शरीर से निकाल करके लैब में, यानी कि जो प्रयोगशाला है उसमें उनका निषेचन कराया जाता है। इनको कहते हैं इन विट्रो fertilization. The ovum and the sperm of the intending parents is taken out of the body, and after in vitro fertilization, the egg when it starts reproducing and you can say growing, it is again placed in the womb of the intending mother. जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन निषेचन करा देने के पश्चात वो अंडा बढ़ने लगता है तो उस बढ़ती हुई स्थिति में उसे पुनः स्थापित कर दिया जाता है संभावित माँ के गर्भ में, और फिर वो वहाँ बढ़ता जाता है और अंततः यदि सफल रूप से बढ़ता है तो वह फिर एक बच्चे के रूप में पूरा काल जो होता है 9 महीने का 270 प्लस -10 डेज का वो लेकर के फिर एक बच्चे का जन्म होता है। इसे हम सहायक प्रजनन तकनीक के रूप में कहते हैं और यह बांझपन से एक निदान के लिए एक रीति के रूप में, एक चिकित्सकीय उपचार के रूप में देखा जाता है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि अंडाणु भी माँ का है, शुक्राणु पिता का है, तो ऐसी स्थिति में जो जेनेटिक ट्रेस होता है वो माँ बाप दोनों का उस बच्चे में जाता है। तो ऐसी स्थिति में केवल निषेचन बाहर होता है, परंतु जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, वो फादर का होता है और अंडाणु माँ का होता है। तो शारीरिक कमी के कारण यह निषेचन शरीर के अंदर नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसे शरीर के बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके फिर से माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। अब कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि माँ के गर्भ में ठीक से अंडा बनता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने डोनर कहा, दान प्रदाता के अंडे को लिया जाता है और फिर उसमें पिता के शुक्राणु का निषेचन कराया जाता है और निषेचन कराने के पश्चात माने फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और कराने के पश्चात फिर उसे माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। इसका ठीक प्रतिकूल भी हो सकता है कि माँ का शरीर तो अंडाणु दे रहा है, लेकिन पिता के पास शुक्राणु नहीं ठीक से बन रहे हैं जो कि निषेचन करने में सक्षम हो। तो ऐसी स्थिति में शुक्राणु भी किसी शुक्राणु प्रदाता से लिए जाते हैं और उन शुक्राणुओं के माध्यम से अंडाणुओं का निषेचन करके फिर इन निषेचित अंडे को माँ के गर्भ में रख दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसको हम लोग थर्ड पार्टी डोनर कहते हैं, क्योंकि न तो पिता और माता दोनों में से किसी एक का जो अंडाणु है या शुक्राणु है वो लिया जाता है। अब यह ध्यान देने योग्य बात है और मन में चिंता की बात है कि यदि अंडाणु किसी ऐसे व्यक्ति का है जो माँ नहीं है या शुक्राणु एक ऐसे व्यक्ति का है जो वास्तव में पिता नहीं है, तो उस बच्चे की जो पैटर्निटी है, जो उसका पितृत्व है, वह कैसे निर्धारित होगा। तो यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया गया इस अधिनियम में कि अंडाणु प्रदाता या शुक्राणु प्रदाता
का नाम जो है वो गुप्त रखा जाता है। वह स्पष्ट नहीं किया जाता कि किस व्यक्ति के शुक्राणु का प्रयोग किया गया और किस महिला के अंडाणु का प्रयोग किया गया। और ऐसी स्थिति में जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसको हम लोग IVF कहते हैं, के अंतर्गत जब IVF के माध्यम से अंडे का निषेचन करा करके फिर से माँ के गर्भ में उस भ्रूण को रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में सभी तकनीकी और कानूनी दृष्टि से वे ही माँ बाप उस बच्चे के माँ बाप माने जाते हैं। और ऐसी स्थिति में वह दान प्रदाता, चाहे वो अंडाणु दान प्रदाता हो, चाहे वो शुक्राणु प्रदाता है, वो किसी भी प्रकार से उस पलते बढ़ते और पैदा हुए बच्चे के प्रति अपने को पितृत्व का क्लेम नहीं कर सकता। Whenever any donor, be it a donor of an ovum, egg, or a donor of a sperm, donates his sperm or egg, as the case may be, cannot claim at any stage the paternity of the child born of the IVF technique. This is strictly stated and clarified under the 2021 Act. अब ऐसी स्थिति में गुप्तता बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उस क्लिनिक की होती है जो कि IVF टेक्निक का काम कर रहा है, और इसके बारे में उसे एक प्रमाण पत्र देना होता है कि मैंने यदि डोनर के ओवम या स्पर्म का यूज किया है तो उसकी मैं गुप्तता बनाए रखूँगा। और यह इसलिए बाध्यता है जिससे कि भविष्य में पितृत्व के लिए कोई झगड़ा ना हो। सामान्य परिस्थितियों में जो IVF की तकनीक से बच्चा प्राप्त करना चाहते हैं और बांझपन का इलाज चाहते हैं, उस बच्चे के संबंध में उन्हीं माँ बाप का पितृत्व कानून प्रदान करता है। तो ये पूरी आपको मैंने कानूनी स्थिति बता दी। इस अधिनियम के अंतर्गत क्यों यह IVF टेक्निक अलाउ की गई, क्यों IVF टेक्निक में इस प्रकार से किसी माँ बाप के स्पर्म या ओवम को यूज किया जाता है, किन परिस्थितियों में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यदि वह माँ बाप के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति के स्पर्म या ओवम हैं तो उनके लिए जाने पर और उनका उपयोग किए जाने पर किस प्रकार से पितृत्व को नियंत्रित किया जाता है, उम्र का क्या ख्याल होगा, उसमें आर्थिक पक्ष क्या होगा, किस सीमा तक कितनी आयु में यह सब किया जा सकेगा। तो इसको सबको नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम 2021 का बनाया गया है। आशा करता हूँ मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको इस अधिनियम के बारे में बता दिया और इस तकनीक के बारे में बता दिया जिसको हम लोग कहते हैं कि यह टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक है, या यह ऐसी तकनीक है जिसको कि हम कहते हैं सहायक प्रजनन तकनीक, और जिसका उद्देश्य बांझपन से मुक्ति प्राप्त करना है। और यह असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट रेगुलेशन 2021 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। आशा करता हूँ यह चर्चा आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। और यहाँ पर मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि इस YouTube का जो आपका ये पॉडकास्ट आया, इसके बाद एक पॉडकास्ट और भी आएगा इसी तारतम्य में, जिसमें कि ये देखा जाएगा कि किस प्रकार से जो ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे अभिभावक हैं जो कि अपनी सामान्य शारीरिक स्थिति के कारण न तो गर्भधारण कर सकते हैं और न ही बच्चे को जन्म दे सकते हैं, तो वे किन परिस्थितियों में या तो IVF तकनीक का प्रयोग करके या पूर्ण रूपेण डोनर का स्पर्म या ओवम ले करके, इसके साथ साथ ही कोख को भी किराए पर ले करके, यानी कि क्या होगा, स्पर्म भी डोनेटेड हो सकता है, ओवम भी डोनेटेड हो सकता है, आइदर या तो स्पर्म डोनेटेड हो या ओवम डोनेटेड हो, दोनों में से एक, क्योंकि जो आगे की चर्चा होगी उसमें कहा गया है कि दोनों में से कोई एक
दंपतियों का ही होना चाहिए, या तो स्पर्म पिता का हो, ओवम बाहर से आए, या ओवम माँ का हो, स्पर्म बाहर से आए, लेकिन कोख माँ की नहीं होगी, कोख किसी तीसरे व्यक्ति की होगी, क्योंकि माँ उस गर्भ को धारण करने और उस गर्भ को सकुशल जन्म देने में शारीरिक रूप से अक्षम है। तो इस अक्षमता से निपटने के लिए भी 2021 में एक अधिनियम बनाया गया, और जो अधिनियम को IVF टेक्निक का जो असिस्टेड जो टेक्निक है 2021 की, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, वह उससे और विशद है और उसमें शर्तें और भी कठिन हैं। तो उनकी चर्चा मैं अगले पॉडकास्ट में करूँगा। आप इसी तारतम्य में उसको भी देखिएगा और दोनों को मिला के सुनेंगे तो आपको पूरी की पूरी कहानी जो है पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आशा करता हूँ आप मेरे इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, शेयर करेंगे, सभी में आप इसको फॉरवर्ड करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो आपने अपना मूल्यवान समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।